स्टूडेंट्स, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। इससे पहले वाले क्लास में आपने एक्सरसाइज 5.2 का टाइप 3 बनाया था, जिसका सवाल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनता है। उसका एक आखिरी सवाल था 42 नंबर का, आपको बता दे वो सवाल क्रिस्टीना के बुक के एग्जाम्पल में बना हुआ है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइप लास्ट 4। टाइप 4 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को समझाते हैं, है ना। आपके किताब में क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन है ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, ठीक है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसको वह 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। सवाल को समझिए, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, जिसको वो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब यहां उसके बाद है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज Rs 5% इंटरेस्ट पर ईयर। द फर्स्ट बॉन्ड पेज Rs 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज Rs 7% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड उसको 5% ब्याज देगा। 5% का मतलब 100 रुपए का 5 रुपया। सेकेंड बॉन्ड उनको 7% ब्याज देगा, यानी 100 रुपए का 7 रुपया। यानी दिया हुआ है कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, जिसको वो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। पहला बॉन्ड उसको 5% इंटरेस्ट देता है, सेकेंड बॉन्ड उसको 7% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। समझ गए? यहां तक हमने क्वेश्चन को समझ गया। यानी क्वेश्चन है कि a trust fund has Rs 30,000 that must be invested in 2 different types of bond. The first bond pays Rs 5% interest per year and the second bond pays Rs 7% interest per year. Okay? अब अगला लाइन देखिए सवाल का। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का प्रयोग करके डिटरमाइन पता करिए हाउ टू डिवाइड, किस प्रकार से विभाजित किया जाए 30,000 को। हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। समझ गए बात को? यानी वो कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके 30,000 को किस प्रकार से 2 बॉन्ड में विभाजित किया जाए, है ना। 2 बॉन्ड में विभाजित किया जाए। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल इन टोटल इंटरेस्ट ऑफ Rs 1,800, जिससे कि वह ट्रस्ट को एक वर्ष में वार्षिक कितना फायदा हो, है ना, कितना उनको इंटरेस्ट मिले 1,800 का, 1,800 रुपए का। और इसी सवाल में है कि दूसरा जब उसको 2,000 रुपए का इंटरेस्ट मिले, ठीक है। फिर से सवाल को एक बार हिंदी में समझ जाइए। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, जिसको वो 2 बॉन्ड में लगाना चाहता है। मान लीजिए पहला बॉन्ड में उन्होंने X रुपया लगाया, तो दूसरा बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा? 30,000 माइनस X रुपया लगाएगा ना। अब पहला बॉन्ड उसको 5% इंटरेस्ट देता है, तो सोचिए अगर पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देगा, तो निश्चित रूप से दूसरा बॉन्ड उसको, पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो सवाल में दूसरा बॉन्ड कितना इंटरेस्ट देगा? 7% इंटरेस्ट देगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया? 30,000 को 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। पहला बॉन्ड में X रुपया लगाया, दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस X रुपया लगाया। पहला बॉन्ड उसको 5% इंटरेस्ट देता है और दूसरा बॉन्ड उसको 7% इंटरेस्ट देता है। दोनों मिला करके एक साल में उसको कितना इंटरेस्ट प्राप्त होता है? 1,800 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो हमको पता करना है कि आखिर उन्होंने कितना रुपया दोनों बॉन्ड में लगाया था, कितना रुपया दोनों बॉन्ड में लगाया था। समझ गए बात को? ठीक है। तो आप यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जरा गौर करिए। सॉल्यूशन के लिए मान लीजिए 30,000 को वो 2 बॉन्ड में लगाता है, ठीक है। तो मान लीजिए लेट, है ना 30,000 को वो कितना में लगाता है? इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। लेट फर्स्ट बॉन्ड, मान लीजिए पहला बॉन्ड जो उसका है ना, तो वो कितना रुपया इसमें लगाता है? फर्स्ट बॉन्ड है Rs X रुपया लगाता है। अगर वो पहला बॉन्ड में X रुपया लगाएगा मान लीजिए, तो दूसरा बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा? इसलिए सेकेंड बॉन्ड जो होगा उसका उसमें कितना रुपया लगाएगा? नीचे लिख देते हैं। सो फर्स्ट बॉन्ड Rs X एंड सेकेंड बॉन्ड, उसका जो सेकेंड बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड जो होगा
उसमें वो कितना रुपया लगाएगा, है ना, RS 30,000 माइनस एक्स, टोटल कितना रुपया है कंपनी उसके पास, ट्रस्ट के पास है कुल मिला के 30,000 रुपया, जिसको वो 2 बॉन्ड में खर्च करना चाहता है। सोचिए अगर पहला बॉन्ड में वो x रुपया खर्च करेगा तो स्वाभाविक है दूसरा बॉन्ड में वो 30,000 माइनस x रुपया खर्च करेगा कि नहीं करेगा। अब हमको पहला बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट देता है और दूसरा बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट देता है। समझ गए बात को? तो हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके पता करना है कि एक वर्ष में अगर उसको 1800 रुपया ब्याज मिलता है तो उन्होंने दोनों बॉन्ड में कितना कितना रुपया लगाया है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? आपके दिमाग में बैठ गया क्वेश्चन? समझ गए बात को? मान लीजिए पहला बॉन्ड में उन्होंने x रुपया लगाया तो दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपया लगाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके हमको निकालना है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके देखिए, मान लीजिए पहला बॉन्ड में वो x रुपया लगाता है तो दूसरा बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा, 30,000 माइनस x। पहला बॉन्ड में कितना रुपया लगाया, x रुपया लगाया, तो दूसरा बॉन्ड में कितना रुपया लगाएगा, 30,000 माइनस x लगाएगा। पहला बॉन्ड में x तो दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस x। ओके, अब देखिए मान लीजिए पहला बॉन्ड उसको 5% इंटरेस्ट देता है। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100। दूसरा बॉन्ड उसको कितना रुपया देगा, कितना परसेंट देगा इंटरेस्ट, 7%। 7% मैंने 7/100। ओके, बराबर एक साल में कितना इंटरेस्ट उसको प्राप्त हुआ, 1800। ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला बॉन्ड में x रुपया खर्च किया, दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपया खर्च किया, है ना। जैसे आप एक कॉपी खरीदते थे, कलम खरीदते थे, कॉपी का कीमत यहाँ, कलम का कीमत यहाँ लिखते थे। मैट्रिक्स का गुना कैसे होता था, रो कॉलम वाइज। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है तो पहला बॉन्ड में x रुपया, दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस x रुपया। पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है, यहाँ लिखा, दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है, नीचे लिखा, दोनों मिला के कुल कितना इंटरेस्ट उसको प्राप्त होता है, 1800 रुपया हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, इसको गुना करिए। गुना कैसे करते हैं, रो कॉलम वाइज। गुना कैसे करते हैं, रो कॉलम वाइज गुना करिए। तो गुना करेंगे, देखिए क्या होगा, इसको हमने गुना किया। गुना करने का तरीका क्या होता है, रो कॉलम वाइज। रो कॉलम वाइज, रो को किससे गुना करेंगे, कॉलम से गुना करेंगे। आइए एक्स को गुना करेंगे इससे। आप लिखिए x गुना 5/100, इसको अगर लिखेंगे बच्चा जैसे क्या होगा, 5x/100 चलेगा ना, समझ गए। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो 1 कॉलम। इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1। तो कैसे गुना करेंगे, x गुना 5/100, है ना, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 30,000 माइनस x गुना 7/100। समझ गया बात को, इतना हो गया, ठीक है, इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर हम लोग लिखेंगे 1800। जरा गौर करिए, लिख दिया हमने, बराबर हो गया 1800। देखिए कैसे लिखा, पहले हमने लिखा रो कॉलम वाइज गुना होता है, पहला रो पहला कॉलम, 1 रो है 1 कॉलम है। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1। नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/1। कैसे गुना करेंगे, x को 5/100 से गुना करेंगे, 5x/100। 30,000 माइनस x को, ये दूसरा बॉन्ड था उसका, है ना, 30,000 माइनस x को किससे गुना करेंगे, 7/100 से। x गुना 5/100, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुना 7/100 लिख दिया, बराबर हो गया 1800। बोलिए एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका क्या होगा, ये ऊपर में होगा 5x। आई 30 को 7 से गुना करिए, 7 गुना 3 21 हो गया। इस पे 1 2 3 4 शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4। फिर 7 को x से गुना करिए, -7x/100, इतना बटे क्या होगा 100, बराबर क्या होगा आपका, बराबर होगा आपका 1800। बोलिए चलेगा आराम से, कोई आपत्ति की बात नहीं है। हमने कैसे गुना किया, हमने गुना किया रो कॉलम वाइज। रो को किससे गुना किया,
कॉलम से गुना किया। तो 5 को इससे गुना करेंगे 5x बटा 100, 30,000 माइनस x को इससे गुना करेंगे 30,000 माइनस x गुना 7 बटा 100 बराबर हो गया 1800। अब देखिए ऊपर में 5x इधर 7 गुना 3 21, 4 शून्य लगा दीजिए, माइनस 7x बाय 100 बराबर 1800। अब इसको सॉल्व करिए। 5x में से पहले इसको लिख लीजिए 21, 1 2 3 4, 5x में 7x को घटाइए माइनस 2x बाय 100 इतना बटा 100 हो गया बराबर आप क्या लिखिएगा 1800। बोलिए चलेगा? लिख दिया आराम से। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यह मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर। आप जानते हैं दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर होता है उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब सेम पोजीशन पर का एलिमेंट सेम होना चाहिए। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे ना 21, 1 2 3 4 माइनस 2x बाय 100 बराबर 1800। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हमको क्या करना है देखिए, इसके बाद ये 100 उधर चला जाएगा, इधर लीजिए 21, 1 2 3 4 2 लाख 10,000 माइनस 2x बराबर 18, 1 2 100 से गुना करेंगे 2 शून्य आप बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया है ना। अब ये सवाल चूंकि आपको समझाना था, किताब में सवाल लिखा हुआ है, थोड़ा हमको क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। क्या मिटा सकते हैं क्वेश्चन को? अगर कोई क्वेश्चन जिसके पास किताब नहीं है वो लिख लीजिए, नहीं तो किताब से लिख लीजिएगा। 43 नंबर केसी सिन्हा का और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का 19 नंबर का सवाल है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल मिटा सकते हैं? मिटा देते हैं। देखिए 2,10,000 माइनस 2x बराबर 1,80,000। अंक वाले को एक तरफ लाइए, एक्स वाले को एक तरफ लाइए। देखिए 2,10,000 1 2 3 माइनस 1,80,000 कर दिया बराबर हो गया 2x। ओके, अब इसमें से इसको आप माइनस करिए, माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 30,000 बराबर 2x। इससे x का मान निकल गया 15,000। 30,000 को 2 से डिवाइड करेंगे, x का मान क्या होगा 15,000 होगा। यानी आपने जो दो बॉन्ड में बांटा था, दो बॉन्ड में बांटा था कि नहीं बांटा था? दो बॉन्ड में आपने बांटा था, इसलिए फर्स्ट बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, आपका जो फर्स्ट बॉन्ड होगा, फर्स्ट बॉन्ड आपका कितना का होगा RS(x), इसका मतलब होगा RS 15,000। पहला बॉन्ड में कितना रुपया होगा 15,000 रुपया होगा, होगा कि नहीं होगा? पहला बात। और सेकेंड बॉन्ड का बात करिएगा तो सेकेंड बॉन्ड में आपका कितना होगा? सेकेंड बॉन्ड में होगा RS 30,000 माइनस x, बोलिए होगा, यानी 30,000 माइनस x का बात करिएगा तो माइनस 15,000। अब 30,000 में 15,000 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 15,000 बचेगा। बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा? ये हो गया आंसर। ठीक है, यानी पहला बॉन्ड में भी 15,000 होगा और दूसरा बॉन्ड में भी कितना होगा 15,000 होगा। कोई दिक्कत? अब जो लोग नहीं लिखे हैं तेजी से सवाल को लिख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए तेजी से, तब हम बोर्ड को मिटाएंगे। हो गया? लिख लिए सब? मिटा दें। अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 46, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का ये 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, आखिरी क्वेश्चन है। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, किसी खास स्कूल का जो किताब का दुकान है। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज, अब देखिए किताब की दुकान में है क्या, 10 डजन केमिस्ट्री बुक,
है ना, यानी दुकान में क्या है, 10 दर्जन है केमिस्ट्री का किताब, है ना। क्वेश्चन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक एंड 8 डजन फिजिक्स बुक। ध्यान दीजिए, 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताबें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें हैं एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। समझ गए बात को। और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स का किताब है। क्या क्या दिया हुआ है, 10 दर्जन केमिस्ट्री का किताब है, 8 दर्जन फिजिक्स का किताब है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का किताब है। समझ गए बात को, यहां तक आप समझ गए, ठीक है। समझिए, फिर से सुन लीजिए, बुक शॉप में क्या सब है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक, उसके बाद 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, इतना दिया हुआ है। यानी बुक शॉप में क्या सब है, 10 दर्जन केमिस्ट्री की किताबें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की किताबें हैं, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की किताबें हैं। देयर सेलिंग प्राइस आर, और उनका सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उसका सेलिंग प्राइस है RS 80, RS 60 एंड RS 40 ईच रिस्पेक्टिवली। और प्रत्येक किताब का जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, RS 80 पहला बात, RS 60 एंड RS 40 ईच, मतलब प्रत्येक किताब का ईच रिस्पेक्टिवली। समझ गए बात को। यानी किताब के दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री का किताब है, 8 दर्जन फिजिक्स का किताब है, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का किताब है एंड देयर सेलिंग प्राइस आर, और उनका जो विक्रय मूल्य है SP सेलिंग प्राइस है वो क्या है, RS 80, RS 60 एंड RS 40 ईच, प्रत्येक का रिस्पेक्टिवली। समझ गए बात को। अब अगला लाइन है सवाल का, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव from है ना सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करके हमको बताना है कि अगर वो सारे किताब को बेच देता है तो उसको कितना रुपया मिलता है। समझ गए बात को। आप जानते हैं 1 दर्जन मतलब होता है 12 पीस। जब आप 1 दर्जन केला खरीदते हैं तो कितना केला मिलता है, 12 केला, है कि नहीं है। समझ गया। 10 दर्जन खरीदेंगे तो 10 गुना 12। ठीक है, अब आ जाइए। अब क्वेश्चन को अगर आप मैट्रिक्स से दर्शाना चाहेंगे तो इसके सॉल्यूशन को, तो सबसे पहले आप लिखिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास देखिए दिया हुआ है गिवन, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक। यानी केमिस्ट्री बुक कितना है, केमिस्ट्री बुक्स आपके पास है 10 डजन, 10 दर्जन। 10 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 10 गुना 12 है ना, यानी 120 किताब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, केमिस्ट्री बुक के बाद फिजिक्स का बात करेंगे। फिजिक्स बुक आपके पास कितना है, 8 दर्जन, 12 गुना 8 96, 96 आपके पास फिजिक्स का किताब हो गया। उसके बाद देखिए 10 डजन है इकोनॉमिक्स बुक, यानी इकोनॉमिक्स का बात करेंगे। इकोनॉमिक्स बुक आपके पास कितना दर्जन होगा, 10 दर्जन, 10 दर्जन यानी 12 गुना 10, 120 आपका इकोनॉमिक्स का किताब होगा। यानी किताब का संख्या दिया हुआ 10 दर्जन केमिस्ट्री का किताब, 8 दर्जन फिजिक्स का किताब, उसके बाद 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का किताब, इतना आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब यहां लिखेंगे, अब हमारे पास देखिए टोटल क्या होगा, है कि नहीं है। अब यानी हमको यहाँ पे निकालना है टोटल अमाउंट, निकालना है। टोटल अमाउंट का बात करेंगे तो टोटल अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट हम लोग निकालेंगे। यहाँ मेरा बुक दिया हुआ, बुक कितना है 120 आपका है, केमिस्ट्री का किताब 96 है, फिजिक्स का किताब और 120 आपका इकोनॉमिक्स का किताब। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा किताब है, ये आपका किताब है केमिस्ट्री का, ये आपका किसका किताब है, फिजिक्स का, ये आपका किसका किताब है, इकोनॉमिक्स का। और उसका सेलिंग प्राइस का बात करिएगा तो फिजिक्स का सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। सबसे पहले केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस RS 80, फिजिक्स का सेलिंग प्राइस RS 60 और इकोनॉमिक्स का सेलिंग प्राइस RS 40 दिया हुआ ईच, प्रत्येक किताब का। यहां हमने किताब की संख्या लिख दिया। केमिस्ट्री किताब कितना है 120, फिजिक्स कितना 96, इकोनॉमिक्स कितना है 120 और उसका सेलिंग प्राइस है 80 और दूसरा क्या है 60
और तीसरा क्या है 40, 80, 60 और 40। बोलिए कोई तकलीफ का बात है? कोई तकलीफ का बात नहीं है। समझ गए बात को? अब इसको लिखना है तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये पहले बुक सब का संख्या लिख दिया, ये उसके प्राइस को हमने लिख दिया। समझ गए बात को? अब क्या लिखेंगे, देखिए गुना करिए, ये इसका क्या है 1 रो 3 कॉलम, इसका क्या है 3 रो 1 कॉलम। अब इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर है तो कैसे गुना करेंगे, गुना करेंगे 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 प्लस 120 गुना 40, ऐसे ना आप गुना करेंगे, है ना। तो अब इसको हम लोग लिख देते हैं, 1 बाय 1 कॉलम हो जाएगा। देखिए 120 को किससे गुना करेंगे 80 से, प्लस 96 को किससे गुना करेंगे 60 से, प्लस 120 को किससे गुना करेंगे 40 से। गुना कर दीजिए 12 गुना 8 96, 960 और 96 को आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 गुना 6 36, 6 और 9 गुना 6 54, 3 55 56 57, तो 5760 हो गया। ये इतना, यहाँ पे भी एक शून्य बढ़ा दीजिए आप 9600 और यहाँ 120 को इससे गुना 12 गुना 4 48, 48 पर डबल शून्य 4800 लिख दीजिए। ध्यान दीजिए 120 गुना 80 प्लस 96 गुना 60 प्लस 120 गुना 40, 120 गुना 80 12 गुना 8 96, डबल शून्य लगा दीजिए। 96 को 6 से गुना किया 6276, इतना। अब तीनों को जोड़ देना है बच्चा जैसे, जोड़ेंगे तो कैसे होगा 0 0 0, यहाँ 0 आ गया। दूसरा स्टेप में देखिए 6 आ गया। तीसरा में देखिए 8 और उसके बाद 7 15 और 6 15 6 21 का 1 हाथ में बच गया आपका 2, 4 2 6 5 11 और 9 20 लिख दिया। 20,160 रुपया उसको कुल मिला करके प्राप्त होगा सारे बुक को बेचने के बाद। यानी सारे बुक को बेचने के बाद उसको कुल मिला करके कितना पैसा प्राप्त होगा 20,160 रुपया। समझ गए बात को, है ना। एक तरफ हमने बुक को लिखा और एक तरफ हमने उसके प्राइस को लिखा। बोलिए कोई दिक्कत होगा आपको? नो प्रॉब्लम, ठीक है। यही आपका आंसर है। इसके बाद 1-2 सवाल इसी के जैसा सेम टू सेम है, आप उसको बना लेंगे। अगर आपको बनाने में दिक्कत होगा तब आप बोलिएगा। पहले आप इसको तेजी से लिख लीजिए। लिख लिए सब क्वेश्चन आपके पास बुक में है। कहते आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है 5.3 आपको बता दे, उसमें बहुत ज्यादा आप स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। बहुत हाई लेवल का क्लास है। कल से जो आपका क्लास होगा पहले आप इसको बना लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम आपको तुरंत बता देंगे, ठीक है। आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वो बता देंगे। और उसके बाद 5.3 से जो होगा वो हाई लेवल का स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, जिसको आप लोग सीखेंगे। तो हर हाल में अगला क्लास आपका मिस नहीं होना चाहिए। आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स, आपका दिन शुभ हो। Thank you very much.